हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS जर्नी। तो जैसा कि हमने इससे पहले 4 लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट 4 तक कर लिया था, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर पढ़ा था नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर पढ़ा था ओरांव ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर हमने पढ़ा संथाल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। अब हम जो पांचवा पढ़ने जा रहे हैं ये हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और हो ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम कहते हैं मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, सो मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से देखो पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और भी आए हुए हैं बट मैंने ये दो को लिया है, ठीक है। तो चलो, जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोग से तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहा होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। पर जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले, उन लोग को लग रहा होगा कि ये क्या ही पूछ दिया गया है। तो चलो, आज के लेक्चर के बाद ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपके 1 नंबर इस टॉपिक से तो पक्के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये किसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हो ट्राइब का, ठीक है। हो ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब हो ट्राइब के ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये इंडिया का पहला रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पहला रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये पहला रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखो, ये हो ट्राइब जो है ये कहाँ पे है, एट प्रेजेंट कहाँ पे है? तो ये हो ट्राइब जो है वो एट प्रेजेंट कोल्हान रीजन में है। झारखंड के जो कोल्हान रीजन है उसमें ये एट प्रेजेंट है। कहाँ पे है कोल्हान, बताओ आप लोग। देखो, ये झारखंड है तो कोल्हान इसमें कहाँ है, ये आप लोग कमेंट कर कर बताना कि ऐसे डायरेक्शन वाइज बताना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना। तो ये आप डायरेक्शन बता देना कि नॉर्थ ईस्ट में है कि नॉर्थ वेस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है कि साउथ वेस्ट में है, ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो हो ट्राइब का है, ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया? तो ये सबसे पहले थॉमस विल्किंसन जो है उन्होंने 1837 AD में ये जो हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको अप्रूव किया, ठीक है। एक सेकेंड, इसे थॉमस विल्किंसन ने हो ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को 1837 AD में अप्रूव किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि ये थॉमस विल्किंसन ने किया है। एक और बताओ, हमने पहले पढ़ रखा था यूल्स लॉ या यूल्स रूल, ये किस ट्राइब से रिलेटेड है, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को किसने अप्रूव किया था? तो इसे अप्रूव किया था थॉमस विल्किंसन ने, ठीक है। कब किया था? तो 1837 AD में किया था। और ये कब किया था? जब उन्होंने ये किन्होंने किया था? थॉमस विल्किंसन ने। और थॉमस विल्किंसन कौन थे? वो कोल रिबेलियन को सप्रेस किए थे, ठीक है। कोल रिबेलियन को सप्रेस करने के बाद उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अप्रूव किया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं हो ट्राइब के बारे में। अब ये हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये हो ट्राइब कौन है और हो ट्राइब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो, हो ट्राइब जो है वो 4th मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन झारखंड है। झारखंड का 4th मोस्ट पॉपुलस ट्राइब कौन सा है? हो ट्राइब है। चलो, मैंने पढ़ाया था ये भी कि सबसे पॉपुलस ट्राइब झारखंड में कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब का है, दूसरा किसका है और तीसरा किसका है, ये भी कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। और फिर 4th किसका है? तो 4th हो ट्राइब का है, ठीक है। अब देखो, हो ट्राइब का सोसाइटी कैसा था? तो पहले पास्ट में हो ट्राइब का सोसाइटी जो था वो मैट्रियार्कल था। मैट्रियार्कल मीन्स कि मातृ मतलब मदर के ये पे चलता था। लेकिन अब एट प्रेजेंट जो है ये पैट्रियार्कल है, ठीक है। तो अब फादर के साइड से चलता है, मतलब जो तुम्हारे हेड होते हैं वो फादर होते हैं और उनके अनुसार चलता है, ठीक है। मीन्स कि मेन डोमिनेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हो ट्राइब जो है वो क्लैंस में डिवाइडेड है, ठीक है। क्लैंस मीन्स आपको पता है गोत्र होता है, और हो ट्राइब बहुत सारे गोत्र में डिवाइडेड है। यहाँ पे हो ट्राइब में मैरिज करना कंपलसरी है। हो ट्राइब के लोगों को मैरिज करना कंपलसरी होता है। और अगर हो ट्राइब में वायोलेशन होता है गोत्र का, तो अगर शादी में अगर हम लोग गोत्र को वायोलेट करते हैं तो पनिशेबल है ये,
वायलेशन ऑफ गोत्र इन मैरिज इज पनिशेबल, मतलब अगर हम लोग शादी में गोत्र को वायोलेट करते हैं तो ये पनिशेबल है, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। देन नेक्स्ट इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद पीपल ऑफ अदर कास्ट इज प्रोहिबिटेड इन दिस सोसाइटी। तो इस सोसाइटी में क्या होता है, हो ट्राइब में क्या होता है कि अगर वो लोग अपने ट्राइब से दूसरे जगह जाके, अपने कास्ट से दूसरी जगह जाकर अगर वो लोग खाते हैं या कुछ पीते हैं किसी और के पास, तो वो प्रोहिबिटेड है। मीन्स आप अपने जगह से दूसरे जगह जाकर खा पी नहीं सकते। आप हो ट्राइब में हो तो आप उन्हीं लोगों के साथ खा सकते हो, किसी और के साथ खा पी नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, अगर ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। हो ट्राइब में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हो ट्राइब। और देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना सोसाइटी के बारे में कि यहाँ पे उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते दूसरे कास्ट के साथ, फिर गोत्र का वायोलेशन नहीं कर सकते, यहाँ मैरिज कंपलसरी है, ये सब जो भी बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कैसे, किस फॉर्म में आएगा कि आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा किस ट्राइब में होता है, या फिर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से क्या हो ट्राइब में पनिशेबल है या हो ट्राइब में होता है कि नहीं होता। ऐसे स्टेटमेंट देकर आपको क्वेश्चन कर सकता है फ्रेम। सो इसे मतलब अच्छे से समझ लेना, समझ लोगे तो ये बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट इज इफ वुमेन प्रूव्ड विच देन सीवियर पनिशमेंट। मीन्स कि अगर इस ट्राइब में क्या होता है कि अगर एक वुमेन को अगर वुमेन को विच प्रूव कर दिया जाए कि ये वुमेन विच है तो उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। देन सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन क्लोज रिलेटिव इज अ सीवियर क्राइम। क्लोज रिलेटिव के बीच अगर सेक्सुअल रिलेशन होता है तो वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। देन वुमेन फॉरबिडन टू टच और यूज प्लो एंड बो एंड एरो। वुमेन जो है वो टच नहीं कर सकती प्लो को और बो एंड एरो को, ठीक है, इसको टच करना मना था। कैटेगरी देखो, हो ट्राइब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हो ट्राइब जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अधिकतर ट्राइब जो है झारखंड में वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी के, कुछ ही ट्राइब जो है वो द्रविडियन के हैं या फिर और भी अदर कैटेगरी के, बट मैक्सिमम ट्राइब जो आपको झारखंड में मिलेंगे वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी के हैं, ठीक है। देन किस रीजन में पाए जाते हैं, तो ये मैंने बताया था कि कोल्हान रीजन में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये वेस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं, ठीक है। सब कोल्हान डिवीजन में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं। तो अब बताओ, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, अगर ये झारखंड है, ठीक है, अगर ये झारखंड है तो अब आप बताओ वेस्ट सिंहभूम से आपको आइडिया लग गया होगा कि कोल्हान डिवीजन किसे कहते हैं, कौन से डायरेक्शन में, जो मैंने कमेंट करने बोला था पहले उसका आंसर मिल गया, किस डायरेक्शन में है ये तीनों में से बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो। देन अब हो ट्राइब का लैंग्वेज क्या है, ऑब्वियसली विथ नेम इट इज़ ऑब्वियस कि हो ट्राइब है तो वो हो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और उनका स्क्रिप्ट क्या है, तो ये याद रखना कि ये बरंग चिट्टी स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, वैसे हो लैंग्वेज के लिए बरंग चिट्टी स्क्रिप्ट फॉलो होता है, ठीक है। और ये बरंग चिट्टी स्क्रिप्ट जो है इसके इन्वेंटर कौन है, तो इसके इन्वेंटर है लोको बोद्रा। आप लोग जब वो पढ़ते होगे, क्या बोलते हैं उसको, बुक्स एंड ऑथर, तो उसमें आप जब हो टाइप के बुक्स को पढ़ते होगे तो आपको लोको बोद्रा जो है वो बहुत ही सुना दिखाई देते होंगे, उनका नाम बहुत बार आता होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स बुक्स लिखे हुए हैं हो ट्राइब में, ठीक है, हो लैंग्वेज में, ठीक है। तो हो लैंग्वेज के ये कौन है इन्वेंटर इसके स्क्रिप्ट के, तो ये है लोको बोद्रा, ठीक है। अब इसका यूथ होम क्या है, तो इसका यूथ होम गोतियारा है। देखो यूथ होम मैंने सारे ट्राइब का पढ़ाया है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्राइब का यूथ होम पढ़ाया है। घोटुल पढ़ाया था, याद है घोटुल किसका यूथ होम है, संथाल का था। देन गीतियोड़ा पढ़ाया था, बहुत सारा पढ़ाया था। तो आप लोग बताना इसमें ये भी कमेंट करना कि कौन कौन से ट्राइब का कौन कौन सा यूथ होम है, ठीक है। तो हो ट्राइब का यूथ होम गोतियारा कहलाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये इस मतलब अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का टॉपिक आए तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आए, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन ये जो हो ट्राइब का मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन से और भी जो टॉपिक है सिलेबस में उसमें कहीं ना कहीं ये इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल करेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं पढ़ा रही, इससे ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन सारे ट्राइब के बारे में भी पढ़ा रही हूँ जो कि अलग एक टॉपिक है, बट मैं इसमें भी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलो अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ते हैं। वी केम टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
तो देखो, सबसे पहले कोई भी इतना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने पढ़ा, तो सब में हमने पहले देखा था कि हेड ऑफ़ विलेज कौन होता है। तो हो ट्राइब में हेड ऑफ़ विलेज कौन होता है? तो जब हमने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ा तो इसका नाम क्या था? मुंडा मान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। तो मुंडा मान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नाम से ही है, तो इसमें हेड ऑफ़ विलेज मुंडा होगा, ठीक है। ये नाम से क्लियर है कि मुंडा मान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और इसका विलेज के हेड जो है वो मुंडा है, ठीक है, मुंडा कहलाते हैं। और ये मुंडा किससे असिस्ट होता है? डाकुआ से असिस्ट होता है। ये हमने मुंडा ट्राइब में भी पढ़ा था, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि उसके हेड को मुंडा बोलते हैं और वो असिस्ट होता है डाकुआ से। तो ये तो सेम हो गया बिल्कुल उसके जैसा, तो ये याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज मानकी। मानकी भी हमने पढ़ा था। ये कौन होता है? ये पीड़ का हेड होता है। पीड़ क्या होता है? जब 15 से 20 विलेज को मिला दिया जाए तो एक पीड़ बनता है, ठीक है। ये एक विलेज है, ठीक, ये एक विलेज है और उसका हेड मुंडा है। लेकिन अगर 15 से 20 विलेज को मिला दिया जाए, मान लो ये 15 से 20 विलेज का एक ग्रुप है, इसको मिला दिया जाए तो ये एक पीड़ बन जाता है, ठीक है। और इस पीड़ का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? मानकी, ठीक है। अब देखो, मानकी जो है वो क्या होता है? वो सुपरविजन करता है सेवरल मुंडा एंड डिपॉजिटेड टैक्स टू ब्रिटिश। मानकी क्या काम करता है? मानकी का काम ये है कि ये सुपरवाइज़र का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जितने भी मुंडाज है उन सबको पर नज़र रखता है। और क्या काम है इसका? और ये काम है कि वो ब्रिटिश को टैक्स देता है, टैक्स जमा करता है। मानकी का ही काम है कि वो ब्रिटिश को टैक्स जमा करने जाएगा, ठीक है। तो देखो, मुंडा जो है वो हेड ऑफ विलेज है जिसको डाकू असिस्ट करता है। मानकी जो है वो पीड़ का हेड है। और पीड़ कैसे बनता है? 15 से 20 विलेज को जब मिला दिया जाए तो पीड़ बनता है और उसका हेड को मानकी बोलते हैं। मानकी क्या करता है? जितने भी मुंडा का जो भी काम है उन पर नज़र रखता है। एक विलेज का हेड मुंडा है तो जितना भी विलेज होगा उस सब का हेड जो मुंडा होगा वो सब पे नज़र मानकी रखेगा, ठीक है। और ये ब्रिटिश को डिपॉजिट भी करता है टैक्स। नेक्स्ट एक न्यू पोस्ट है 3 मान की। 3 मान की क्या है? नाम से इट इज़ ऑब्वियस कि कमिटी जब 3 मान की मिलकर जो कमिटी बनाते हैं उसे 3 मान की कहते हैं। जैसे हम 1 मान की है, ठीक, एक और मान की, एक और मान की, 3 जब मान की मिल गया, ठीक है, ये लोग एक कमिटी बनाएगा, उसको 3 मान की नाम दिया गया। मतलब 3 मान की मिलकर जो कमिटी बनाएगा उसको 3 मान की कहते हैं, ठीक है। पीर पंच। पीर पंच क्या होता है? ये जुडिशियल हेड ऑफ पढ़ा पीर है। पढ़ा या पीर का जो पीर हमने कहा था, पीर क्या होता है? पीर होता है तुम्हारा 15 से 20 विलेज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको पीर कहते हैं। उस पीर में कोई जुडिशियल हेड कौन होगा? जो जुडिशरी का रोल निभाएगा यहाँ पे, तो उसके हेड को क्या कहा जाता है? तो उसके हेड को पीड़ पंच कहा जाता है, ठीक है, पीड़ पंच, ओके। ना नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ड्यूटीज़ क्या है इन लोगों का। जैसे हमने पढ़ा मुंडा, तो मुंडा का क्या ड्यूटी है? सबसे पहले बात तो ये जान लो कि मुंडा जो है वो एक हेरिडिटरी पोस्ट है। हेरिडिटरी मीन्स कि वो वंशानुगत चलते जाता है। पहले जो आया उसके बाद, मतलब एक ही तुम्हारा वो चलते जाता है, हेरिडिटी में चलते जाता है। तो ये एक हेरिडिटी पोस्ट है, इलेक्शन नहीं होता है इसके लिए, ठीक है, ये हेरिडिटरी फॉलो होता है। देन इसका फंक्शन क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रेंट कलेक्शन का काम करता है। मुंडा का फंक्शन ये है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखता है, जुडिशियल फंक्शन करता है, और रेंट का जो कलेक्शन होता है वो मुंडा देखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मानकी। मानकी भी एक हेरिडेटरी पोस्ट है, ये भी याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक ना, कि मानकी हेरिडेटरी पोस्ट है कि नहीं, मुंडा हेरिडेटरी पोस्ट है कि नहीं, ये पूछता है एग्जाम में। और ऐसे स्टेटमेंट देकर आपको फंसा देगा। जैसे दे देगा कि फॉर द फॉलोइंग ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और उसमें आपको दे देगा कि मानकी, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट 1 दे देगा कि इट इज़ नॉट अ हेरिडिटरी पोस्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हेरिडिटरी पोस्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है एग्जाम में, तो ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना। देन नेक्स्ट इज मानकी। देखो, सबसे पहले तो ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है। दूसरा क्या है? केसेस नॉट रिजॉल्व बाय मुंडा ट्रांसफर्ड टू मानकी। देखो, मानकी मुंडा से तो ऊंचा पोस्ट है ना, तो जो केस मुंडा नहीं सॉल्व कर पाएगा वो कहाँ आएगा? उससे ऊंचा जाएगा। जैसे जो हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, होता है ना कि हाई कोर्ट नहीं गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व हुआ केस, तो वही सेम सिचुएशन है कि अगर मुंडा नहीं सॉल्व कर पाया कोई केस तो हम लोग मानकी के पास जाएंगे, ठीक है। जो मुंडा नहीं सॉल्व कर पाता है केस, वो केस मानकी को ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट इज 3 मानकी। मैंने कहा था कि 3 मानकी क्या है? जो केस
अब देखो 3 मानकी मानकी से ऊपर है। क्यों मानकी से ऊपर है? क्योंकि इसमें सिर्फ मानकी में केवल 1 मानकी है, लेकिन 3 मानकी में 3 मानकी है, नाम से ही 3 मानकी है। तो 3 मानकी जो है वो बड़ा होगा, ऑब्वियस है कि 1 मानकी छोटा पोस्ट होगा, 3 मानकी जो बना है वो बड़ा होगा, 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। तो जो मानकी भी नहीं सॉल्व कर पाता है वो 3 मानकी सॉल्व करता है, ठीक है। तो केसेस जो सॉल्व मानकी नहीं कर पाए वो 3 मानकी करेगा। तो देखो जो मुंडा नहीं सॉल्व कर पाया वो मानकी को ट्रांसफर होगा, और जो मानकी भी नहीं सॉल्व कर पाया वो 3 मानकी को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अदर पोस्ट। अब देखो और भी अदर पोस्ट है, जैसे डाकुआ है। डाकुआ मैंने कह दिया कि क्या होते हैं, मुंडा के असिस्टेंट होते हैं। ये तो मैंने कहा आपको कि डाकुआ मुंडा के असिस्टेंट होते हैं, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। देवड़ी, ये एक नया टर्म आया। ये कौन होते हैं? ये रिलीजियस हेड होते हैं। जैसे हमने पाहन पढ़ा था ना कि पाहन कहते हैं, किसके रिलीजियस हेड को पाहन कहते हैं। इससे पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने पढ़ा उसमें पाहन का जिक्र हुआ था, ठीक है। और भी न्यू एक और कौन सा वर्ड टर्म था, नायके, कुड़म नायके, ये भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे दिउड़ी है, ठीक है। तो यहाँ इस ट्राइब का, हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसे मुंडा मान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, उसमें जो रिलीजियस हेड होता है उसको दिउड़ी कहा जाता है, ठीक है। रिलीजन का जो हेड होता है उसको ड्यूड़ी कहा जाता है, और उस ड्यूड़ी का जो असिस्टेंट होता है उसको यात्रा ड्यूड़ी कहा जाता है। ये तो चलो इजी है कि अगर रिलीजियस हेड आपको पता है कि ड्यूड़ी है तो आपका उसका असिस्टेंट को आपको पता ही होगा कि वो यात्रा ड्यूड़ी है, ठीक है। सब इससे छोटा है ना। तहसीलदार, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज का रेवेन्यू ऑफिसर कौन है? अगर बोला जाएगा कि हो ट्राइब में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रेवेन्यू ऑफिसर कौन है एक विलेज का, तो वो कौन है? तहसीलदार है, ठीक है। विलेज रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार है। नाउ नेक्स्ट, अब फंक्शन देखो, इन लोग का फंक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक। तो डाकुआ, सबसे पहला डाकुआ। डाकुआ सबसे पहले क्या है? मुंडा का असिस्टेंट है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये मुंडा का असिस्टेंट तो है, लेकिन इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? सबसे पहला काम है कि कन्वे ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ मुंडास टू पीपल ऑफ विलेजेस। मीन्स कि ये मुंडा का जो भी ऑर्डर होता है और जो भी डिसीजन होता है वो विलेज के लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। मुंडा का असिस्टेंट है तो ये उसका असिस्टेंट वाला काम करेगा। जैसे मुंडा जो भी ऑर्डर देता है या जो भी डिसीजन देता है वो ये डाकुआ पहुंचाता है लोगों तक, जो विलेज के लोग होते हैं उन तक ये डाकुआ पहुंचाता है। नेक्स्ट, मानकी एंड मुंडा आर अलाउड टू कीप 2 or 3 डाकुआ टू असिस्ट देम इन देयर वर्क। एक मानकी जो है और एक मुंडा जो है, इन दोनों को अलाउ किया गया कि ये 2 से 3 डाकुआ तक रख सकते हैं अपने काम में हेल्प लेने के लिए, ठीक है। तो मुंडा का असिस्टेंट डाकुआ होता है, ठीक है। और एक मुंडा कितना डाकुआ तक रख सकता है? तो एक मुंडा 2 या 3 डाकुआ तक रख सकता है। ये भी एक क्वेश्चन, बहुत मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना कि 2 या 3 डाकुआ एक मुंडा अपने साथ रख सकता है। कोई बोलेगा कि ये ऑब्वियस है ना कि कोई भी ये बोल सकता है ना कि एक मुंडा है तो उसका कितना असिस्टेंट रहेगा, तो नॉर्मली लोग यही सोचेंगे कि एक मुंडा का एक ही असिस्टेंट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है कि एक मुंडा का 2 या 3 डाकुआ रह सकता है, ठीक है। और वो मानकी का भी रह सकता है, मानकी का भी काम कर सकता है, असिस्टेंट है डाकुआ, ठीक है। तो एक मानकी या एक मुंडा को अलाउड है ये कि वो 2 या 3 डाकुआ रख सकते हैं अपने वर्क में असिस्ट करने के लिए, अपने काम में हेल्प लेने के लिए 2 या 3 डाकुआ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मनी रिसीव्ड एज पनिशमेंट, इट्स हाफ गिवन टू डाकुआ एज रेम्यूनरेशन। देखो जो भी मनी कलेक्ट होता है एज अ पनिशमेंट, ठीक है, जो भी पैसा कलेक्ट होता है पनिशमेंट का, उसका आधा पैसा जो है वो डाकुआ को दिया जाता है एज अ रेम्यूनरेशन। मीन्स कि डाकुआ को उसको एक ये रेम्यूनरेशन की तरह जो भी जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसका हाफ अमाउंट जो है वो डाकुआ को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक डाकुआ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू देवरी। देवरी कौन है? रिलीजियस हेड है हो ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो इसका क्या काम है? ऑब्वियस है, ये बिल्कुल इजी है कि देवरी जो है रिलीजियस हेड है, तो रिलीजियस हेड का क्या काम होगा? वो रिलीजियस फंक्शन कराएगा, पूजा पाठ कराएगा, यही काम है, तो ये ठीक है ना। यात्रा देवरी, यात्रा देवरी का क्या काम है? ये भी इसका भी उसका असिस्टेंट होता है, इसका भी वही काम है कि ये डेटीज़ को वर्शिप करेगा और रिलीजियस क्राइम देखेगा, मतलब रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी क्राइम होता है तो उसको यात्रा देवरी देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स, ठीक है। तो देखो
एक है अखरा, एक है शासन। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल याद होगा कि ये दोनों पढ़ चुके हैं। अखरा क्या होता है, मैंने कहा था कि एक प्लेस होता है गांव में जहाँ पे प्रोग्राम्स, डांस, मीटिंग ये सब होता है, तो उस प्लेस को अखड़ा बोलते हैं। शासन क्रिमेशन ग्राउंड को बोलते हैं, जहाँ डेड बॉडीज बरीड होती है उनको शासन बोलते हैं। ये दोनों हमने पढ़ रखा है पहले। तो अखड़ा इज़ अ प्लेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स, डांस एंड मीटिंग. Sasan is a place is a cremation ground where bodies are buried. Okay. Now next is, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट टाइप का है, ठीक है, जो कि आप याद रखना. इट इज़ दिस की 1 सेकेंड. हाँ, इट इज़ दिस की अंडर दिस सिस्टम, ये जो मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें पूरे कोल्हान रीजन जो है वो डिवाइडेड है 26 पीड्स में. ठीक है, पीड़ क्या होता है, मैंने कहा था कि 15 से 20 विलेज का ग्रुप होता है ना. तो कोल्हान रीजन में क्यों, क्योंकि हो ट्राइब जो सबसे ज़्यादा कोल्हान रीजन में पाए जाते हैं, ठीक ना. तो कोल्हान रीजन में ये पाए जाते हैं. तो कोल्हान रीजन जो है इस सिस्टम के अंदर 26 पीर में डिवाइडेड है, 26 पीड्स में डिवाइडेड है कोल्हान रीजन. ठीक है, और ये जो 26 पीर में डिवाइडेड है, इसमें क्या है, इसमें देखो ये रूल है. ब्रिटिश रूल के समय में क्या था कि एक प्रोविज़न था ऐसा कि जो भी तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ये 2600 पीर से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी पैसा कलेक्ट होता था, उसका 16% जो पैसा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, उसका 16% जो है वो मुंडा को दिया जाता था, और उसका 10% जो है वो मानकी को दिया जाता था. ठीक है, तो टोटल 26 पीड्स है. तो ठीक है, तो उसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो उसका 16% ये मुंडा को दिया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 16% मुंडा को दिया जाएगा और 10% जो है वो मानकी को दिया जाएगा. ये याद रखना कि 16% मुंडा को दिया जाएगा, 10% मानकी को दिया जाएगा. ठीक है, और ये क्यों दिया जाएगा, एज अ रेम्यूनरेशन बिफोर डिपॉजिटिंग इट इन ब्रिटिश ट्रेजरी. ये क्यों दिया जाएगा, ये एज अ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा. ये मुंडा और मानकी को एज अ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, 16% और 10% रेस्पेक्टिवली. कब दिया जाएगा, जब ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करना हो उससे पहले इन लोग को पहले दे लिया जाएगा, उसके बाद पैसा जो है वो ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा किया जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. यही था आपका मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का के बारे में. तो यहाँ पे हमारा मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जाता है ख़त्म. इट वॉज वेरी इजी. चलो अब क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं. तो देखो क्वेश्चन पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मुंडा मान की सिस्टम इज नॉट करेक्ट. ये सब बिल्कुल याद रखना कि ये नॉट करेक्ट है. ठीक है, तो देखो पहला, तो पोस्ट ऑफ मानकी इज हेरिडिटरी. ये तो हमने पढ़ा कि पोस्ट ऑफ मानकी हेरिडिटरी है, तो ये सही है बिल्कुल. ठीक है, और यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा, तो ये तो नहीं होगा आंसर. इफ अ मानकी इज डिसमिस्ड हिज सक्सेसर आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट. तो ये हमने नहीं पढ़ा, तो इसको भी रहने दो. मुंडा इज कंसिडर्ड द विलेज हेड वाइल द मानकी इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ पीड़. ये भी सही है, हमने पढ़ा कि मुंडा विलेज हेड होता है और मानकी पीड़ का हेड होता है, ये तो हमने पढ़ा, तो ये भी सही है. तो ये दोनों तो सही है, बिल्कुल हमें पता है. इसके बारे में हमें पता नहीं है. अब ये देखते हैं. द मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर कमीशन ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू. ऐसा है क्या, नहीं है. हमने पढ़ा अभी कि 26 पीर है और उसमें से हमने ये पढ़ा कि 16% मुंडा को दिया जाता है, 10% मानकी को दिया जाता है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे. ये पढ़ा ना अभी हमने. तो यहाँ पे लिखा है मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर कमीशन और कमीशन ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू. ये तो बिल्कुल ही गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि मानकी को 10% दिया जाता है, तो कैसे इसको नहीं दिया जाता. नॉट गेट एनी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया. तो हमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही था ही, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. तो ऐसे करके हमें जो स्टेटमेंट नहीं भी आता है उसके बावजूद हम इसका सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल आसानी से. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. ये बिल्कुल गलत है, ये करेक्ट नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मान की सिस्टम वॉज. ये देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दो लोग का नाम ही पढ़ा है. एक पढ़ा है यूल्स और एक पढ़ा है विल्किंसन. ठीक ना. तो यूल्स तो हमने पढ़ चुका था, किसका था, संथाल का था. अब विल्किंसन है, तो यहाँ देखो थॉमसन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, कार्लियल के बारे में पढ़ा ही नहीं है, क्लीवलैंड के बारे में पढ़ा ही नहीं है. तो थॉमस विल्किंसन पढ़ा था ना, मैंने शुरू में ही बताया कि मुंडा मान की सिस्टम जो है वो थॉमस विल्किंसन ने अप्रूव किया था. तो इसका आंसर ऑप्शन डी थॉमस विल्किंसन हो जाएगा. देखो पढ़ा था ना कि इट वॉज अप्रूव्ड बाई थॉमस विल्किंसन इन 1837 AD. तो
देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज मुंडा मानकी सिस्टम वॉज, इट वॉज थॉमस विल्किंसन। तो बहुत से इजी क्वेश्चन आए हुए, अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही आपका जो 6 नंबर है वो एकदम लॉक हो जाएगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। सो विद दिस वी केम टू एंड टू मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है एक ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो हो जाएगा। उसके जातीय पंचायत में बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाकर है, ठीक है। तो मेन इसके बाद बस एक ही बच रहा है हमारा, जो है ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि खड़िया ट्राइब का है, ठीक ना। तो इसके बाद हम उस टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।